चलिए हम फॉग के टॉपिक में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के सेगमेंट में हमने आपको फॉग का टॉपिक शुरू कराया है। ध्यान से इस टॉपिक को देखेंगे तो अब तक इसके जितने भी पार्ट कवर हुए हैं उनमें आपको ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि फॉग तो सिर्फ एक ज़रिया था। उसके बहाने हमने कई सारे फिनोमेनाज कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया। इसके बाद अब कभी भी जो कि ये रेकरेंट इशू है, क्यों हमने इस इशू पे इतने लेक्चर बना दिए कि ये रेकरेंट इशू है नॉर्थ इंडियन सिटीज़ का, ख़ास तौर पर विंटर सीज़न में, कि फॉग होता ही है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स को हार्म होता है, फ़्लाइट्स का डिले होता है, रोड ट्रांसपोर्ट हॉल्ट होता है। ये सारे इश्यूज़ जुड़े हैं और ये आज तो बहुत बड़े पैमाने पर एक अर्बन स्मॉग का कैरेक्टर धारण कर चुका है, जिससे आपको रेस्पिरेटरी और अदर हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो ये हर साल ही होगा और जब तक यूपीएससी है ये क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो पूरा ग्राउंड प्रिपेयर करके आपको उससे जुड़ा हर फिनोमेना समझा दिया गया। अब आप इसे किसी भी ब्रांच से डील करें, या फिज़िक्स या ज्योग्राफी या फिर अर्बन इशू से, ये हर जगह पर ये टॉपिक लाइक करेगा। ये अर्बन इशू के सेगमेंट में भी पूछा जा सकता है, हमारी प्लानिंग में वीकनेसेस कहाँ हैं उस पर पूछा जा सकता है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये टॉपिक आपको पूछा जा सकता है। इन एवरीवेयर सिलेबस में ये आएगा। आपकी ग्राउंड रेडी है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आप उसे कभी भी कहीं से पढ़िए, आपका टॉपिक डन है। उसी स्टेप में हम फिर और आगे बढ़ रहे हैं। फॉग के पिछले सारे लेक्चर हमने यूट्यूब पे पुटअप कर दिए हैं फुल लेंथ के। फॉग में आज आगे कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, नहीं हुआ तो ख़त्म कर देंगे अगले लेक्चर में। बंदे ख़त्म ना होने चाहिए, टॉपिक तो ख़त्म होते रहेंगे, सामर्थ्य होना चाहिए। फॉग के दो मेन प्रकार समझने में, कई फॉग होती हैं, अप हिल फॉग हैं, वैली फॉग हैं, सब पर दो प्रकार मेन हैं, रेडिएशन फॉग और एडवेक्शनल फॉग। रेडिएशन फॉग को समझते हैं क्योंकि मेनली नॉर्थ इंडिया में जो इशू क्रिएट होता है ये रेडिएशन फॉग से है। बाकी भी एडवेक्शनल फॉग भी हमें पढ़नी है। अभी रेडिएशन फॉग को देखते हैं। रेडिएशन फॉग कब होती है? जब व्हेन वार्म एंड मॉइस्ट एयर लाइज ओवर कोल्ड ग्राउंड सरफेस। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसका एक सिचुएशन समझाया भी था। क्या हो जाता है, सिचुएशन को समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये अर्थ है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया कि सन से अर्थ हीट रिसीव करती है, और सन से ये जो हीट अर्थ को रिसीव हुई, क्योंकि सन से हीट डे टाइम में आ रही है और सन अर्थ के कंपैरेटिवली एक ज़्यादा बड़ा सोर्स है हीट का, तो ये नेचुरली ही है कि अर्थ डे टाइम में रिसेप्टिव एंड पर होगी, अर्थ रिसीव करेगी। अर्थ ने उसको रिसीव किया, अर्थ की क्रस्ट हीट हुई। फर्दर ये जो हीट अर्थ की हुई है ये रेडिएशन के वाया हुई, ये रेडिएशन के वाया हुई। आई बात समझ में? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीन तरीके हैं। हम तीन तरह से चीज़ों को कर सकते हैं। एक तरीका है रेडिएशन का, मैंने बॉल यहाँ से सीधे आपको उठा के दे दी, ये हुआ रेडिएशन वाला तरीका। एक तरीका है कंडक्शन, बॉल आपके साथ जोड़ दी मैंने ला करके, आपने ले ली। आई बात समझ में? और एक तरीका है कन्वेक्शन का, कि यहाँ से वहाँ तक कन्वेयर जा रहा था, मैंने बॉल उस पर रख दी, वो आपको मिल गई। तीन तरीके हैं एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के। रेडिएशन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। ठीक है, ऐसा उदाहरण कभी पहले भी दिया था, याद करिए, मैं समझा चुका हूँ। तो सन से रेडिएशन के वाया हीट आप तक आ गई, आपने उसे एब्जॉर्ब किया अपर अर्थ क्रस्ट में। फिर फर्दर वो थोड़ी सी डीप भी गई हीट, क्योंकि कंडक्शन हुई, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जाएगी, हीट एब्जॉर्ब हो गई। अब रात हो गई है, सन नहीं है, तो अब एटमॉस्फेयर के कंपैरेटिवली अर्थ ज़्यादा हीटेड है, तो फिर नेचुरल सी बात है कि अब जो भी सोर्स ज़्यादा गर्म है वो हीट रेडिएट करेगा। यही होता है ना सुखनिदान? ऐसा ही होता है ना? तो रात को फिर अर्थ रेडिएट कर रही है हीट। सन से आ रही थी रेडिएशन, वो सोलर रेडिएशन, अर्थ से जा रही है तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सन से आने वाली हीट रेडिएशन जो है, तो उन वेव्स का एनर्जी बहुत हाई है, तो इसकी वजह से जो वेवलेंथ है एक वेव के दूसरे वेव तक का, जो एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का जो क्रेस्ट है, इसके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो हाई एनर्जी वेव्स हैं, तो वेवलेंथ कम है, तो इसलिए शॉर्ट वेव्स हैं। तो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस अर्थ से जा रही हैं, तो एनर्जी कम है, रेडिएशन तो है ही है, तो फिर वेव्स के बीच में गैप ज़्यादा है,
तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस रात को रेडिएट होती है। इसकी वजह से अर्थ अपना हीट रेडिएट कर देगी अतुल, तो अर्थ का क्रस्ट क्या हो जाएगा, कूल। तो सारा कहानी किस पर खड़ी है, रेडिएशन पे, रेडिएशन पे। अब जो अर्थ के सराउंडिंग में उस समय में हवा है, एयर है, उसके कंपैरेटिवली अर्थ का सरफेस ज़्यादा ठंडा हो गया है ड्यू टू द रेडिएशन। अब ऐसे में जैसे ही ये हवा बाय द वे ऑफ कंडक्शन इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, तो ये इस सरफेस के कंपैरेटिवली ये हवा वार्म है, और एक कंडीशन है कि इसमें मॉइस्चर होना चाहिए कि तो जब ये वार्म एंड मॉइस्ट एयर इस कूल ग्राउंड सरफेस के ऊपर खड़ी है, ऐसे में जब ये वार्म एंड मॉइस्ट एयर इस कूल ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, तो फिर जो उसका मॉइस्चर है, नेचुरल सी बात है कि वो कंडेंस हो जाएगा, वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे, और वो टिनी वाटर ड्रॉपलेट में, क्योंकि जैसे ही वो वार्म एंड मॉइस्ट एयर कूल ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, टेम्परेचर लूज़ होगा। और मैंने आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट कराया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। तो जैसे ही वो मॉइस्ट एयर कूल ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में आई, तो टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी उसकी रिड्यूस हुई, और जैसे ही ह्यूमिडिटी कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, उसकी मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, तो फिर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और जितना उस एयर में एक्चुअल में मॉइस्चर प्रेजेंट था, दैट इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये दोनों इक्वल हो गए, बराबर आ गए। इंटू 100 था यहाँ पर, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 97% अबव चली गई, 100 के अराउंड आ गई। तो ये ड्यू पॉइंट रीच हो जाएगा क्योंकि एयर सैचुरेट हो गई। तो जैसे ही वो वार्म मॉइस्ट एयर कूल ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में आई, ड्यू पॉइंट रीच हो जाएगा और कंडेंसेशन बिगन हो जाएगा। तो वो वेपर्स जो हैं वो टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसके ऊपर, वो किसी ना किसी डस्ट या किसी ना किसी स्मोक पार्टिकल पे बैठेंगे ना, आपस में आकर के वाटर वेपर्स को जुड़ना है तो कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए जुड़ने के लिए। ये जिस पर आकर के बैठेंगे या तो वो डस्ट पार्टिकल है या स्मोक पार्टिकल है, इसे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होना बहुत ज़रूरी है। ओके, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप और मैं, हम दोनों मिल रहे हैं करमवीर, हमारे पैरों तले ज़मीन है कि नहीं, छत है ना, हम दोनों वाटर वेपर हैं, हम दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, एक वाटर ड्रॉपलेट। हम दोनों गैशियस से क्या हो जाएंगे, लिक्विड। लेकिन ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि आप और मैं, हम दोनों के नीचे ज़मीन है, तो एक प्लेटफॉर्म है ना। इसीलिए वेपर को भी आप जुड़ने के लिए, कंडेंसेशन के लिए, कंडेंस होने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं। वो डस्ट पार्टिकल या स्मोक पार्टिकल्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में होते हैं, इन्हें हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो उन पर बैठ करके ये सारे आपस में जुड़ गए, तो ये टिनी ड्रॉपलेट्स बन गए, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। लेकिन आप सब जानते हैं ये क्या हुआ, ये है कि ये कंडेंसेशन वाया कन्वेक्शन नहीं हुई है। कन्वेक्शन के वाया होती तो ऊपर जाती हवा, असेंट होती, और हो सकता था बहुत ही बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जा कर के कंडेंसेशन होता, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जाके ड्यू पॉइंट आता, सुपर सैचुरेटेड पॉइंट जहाँ पर जाके कंडेंसेशन होगा, तो वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर जो कंडेंसेशन है वो उतनी सॉलिड फॉर्म में नहीं हो रही, लिक्विड फॉर्म में ही हो रही है। और लिक्विड फॉर्म में जब कंडेंसेशन होती है वो क्या हो जाता है, फॉग। और दूसरा, ये ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में आकर के हो रहा है, और इसमें टेम्परेचर रिड्यूस हो गया है, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी लगभग मान लीजिए उतनी ही है, इसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 आ रहा है। तो फिर उतना डेंस वे में भी वाटर वेपर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं कि वो बहुत बड़ी बड़ी वाटर ड्रॉपलेट बन जाएं, कि वो बरसने लगें। वो टिनी वर्जन में ही रहेंगे, जिसकी वजह से वो एयर में सस्पेंडेड रहेंगे। वाटर वेपर टिनी ड्रॉपलेट्स बनेगा, इतना टिनी साइज़ होगा कि वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे। तो सस्पेंडेड रहेंगे, टिनी वर्जन में रहेंगे, और एक तरह से फॉग यानी कि कंडेंसेशन ऑलमोस्ट अबव फ्रीजिंग पॉइंट ही हो जाएगी, तो ये लिक्विड फॉर्म में कंडेंसेशन होगा। ये सारी चीज़ें होंगी जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई हैं, तो फॉग की परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो यही लाइन मैंने अभी बताई कि वार्म एंड मॉइस्ट एयर लाइज ओवर कोल्ड ग्राउंड सरफेस। बट इस एक लाइन को समझाने के लिए समय कितना लगा, और वो समझ आप तब पाए कि पिछले लेक्चर्स की रीइंफोर्समेंट है आपके साथ, आपके कंसेप्ट है। अब
आपको नेचुरली ये समझ आना शुरू हो गया होगा कंडीशंस क्या चाहिए। कंडीशंस चाहिए एक तो लंबी और ठंडी सर्दियों की रातें, लॉन्ग एंड कूल विंटर नाइट्स, यानी कि इतनी जल्दी रात शुरू हो जाए जैसे कि 6:30 जैसे 6 साढ़े 6 बजे ही सन जल्दी डूब जाए और निकले भी लेट, ताकि अच्छा खासा रेडिएशन अर्थ कर पाए। तभी अर्थ इतनी कूल होगी कि वो अपने सराउंडिंग की हवा से भी ज़्यादा ठंडी होगी। आई बात समझ में? तो बहुत ही लॉन्ग और कूल विंटर नाइट्स चाहिए। तो सर्दियों की रातें चाहिए, लंबी चाहिए, ताकि अर्थ को एम्पल टाइम मिले रेडिएशन का, ताकि अर्थ का सरफेस एम्पल वे में कूल हो जाए, ताकि वो अपने सराउंडिंग की एयर से ज़्यादा ठंडा हो। इतनी कंडीशन समझ में आई? अगर ये शॉर्ट समर नाइट्स होंगी फिर तो दिक्कत हो जाएगी। सूरज डूबा ही बहुत लेट, ऊपर से सूरज ने समर में अर्थ गर्म इतनी कर रखी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। सड़क, सीमेंटेड सड़क रात के 12 बजे तक फिर गर्म रहती है, मार्बल फिर गर्म रहता है, लेकिन देखना हवा ठंडी हो जाती 9-10 बजे। छत पे चढ़ना, छत गर्म होगी रात के 12-1 बजे तक भी, हवा फिर ठंडी हो जाती है। ये समर सीज़न की कहानी है। लेकिन सर्दियों में दरबार साहिब जाते हो, हवा फिर ठंडी उतनी नहीं लग रही, लेकिन मार्बल पे नंगे पाँव चला नहीं जा रहा, क्योंकि सरफेस इतना ठंडा हो रखा है कि जान निकल रही है, क्योंकि सर्दियाँ हैं। मतलब सरफेस को काफ़ी लॉन्ग और कूल विंटर नाइट्स मिली हैं, तो सरफेस ने काफ़ी ज़्यादा रेडिएट कर दी हीट। पिछले दिन की भी की है, अगले दिन भी सन उतना नहीं आया तो अगले दिन भी और ज़्यादा करेगी, तो 2-3 दिन की इनफैक्ट इकट्ठी होकर अर्थ का सरफेस कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है। इसलिए फॉग हर पूरी विंटर में भी नहीं होती और हर दिन भी नहीं होती। कुछ कुछ स्ट्रेचेस होते हैं उसके, जिन जिन दिनों में आ जाती है, जिन जिन समों में रहती है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पर लॉन्ग एंड कूल विंटर नाइट्स हमें चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लॉन्ग एंड कूल विंटर नाइट्स के साथ क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए। क्या बेनिफिट होगा इसका क्लाउडलेस स्काई का? क्यों होना चाहिए क्लाउडलेस स्काई? देखिए अर्थ है, सपोज कीजिए यहाँ पर क्लाउड्स होंगे अगर, तो क्लाउड्स किन से बनते हैं? एक तरह से वाटर वेपर का कंडेंस्ड फॉर्म है ना? तो ये भी तो टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स ही एक तरह से। तो इसका नुकसान ये होगा कि अर्थ से री रेडिएट होने वाली जो हीट है, क्लाउड्स उसे स्केप नहीं करने देंगे। सॉरी, अर्थ से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं, क्लाउड उसे स्केप नहीं होने देंगे स्पेस में। और यहाँ से मान लीजिए कि अर्थ ने रेडिएशन की, तो अर्थ को तो बाय लॉ ठंडा होना था, लेकिन क्लाउड्स इसको वापस से री रेडिएट कर देंगे अर्थ की तरफ। तो इसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा अर्थ का सरफेस है, जितना कूल होना चाहिए था ये उतना कूल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अर्थ का रेडिएशन एस्केप नहीं कर पाएगा टूवर्ड्स द स्पेस। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, जब रात को बादल होते हैं तो सयाने लोग कहते हैं ना कि बादल हुए हैं, वो धुंध नहीं पड़ेगी। जब बादल होते हैं तो धुंध पड़ती है? नेवर। जिस रात बादल होते हैं उस रात सुबह धुंध नहीं पड़ती, मौसम एकदम क्लियर होता है। रीज़न क्या हुआ? रीज़न ये हुआ कि जो अर्थ से रेडिएशन गई है वो बादलों के वाया एस्केप नहीं हो पाई, वो वापस से अर्थ पे ही है। इसकी वजह से अर्थ का ग्राउंड सरफेस अपनी हीट से मुक्त हो ही नहीं पाया। ओके, तो इसकी वजह से वो अपनी सराउंडिंग एयर के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कूल हो ही नहीं पाया, और इसकी वजह से फिर कूल एंड वार्म सरफेसेस का आपस में मिलान हो ही नहीं पाया, और इसकी वजह से फिर कंडेंसेशन हो ही नहीं पाई, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 के क्लोज गई ही नहीं, ड्यू पॉइंट आ ही नहीं पाया। ओके, तो ये सारे MCQs अगर आते हैं आपको फॉग को लेके, तो ये तो कर लोगे बड़े आराम से कि एक कंडीशन क्या है, लॉन्ग एंड कूल विंटर नाइट, क्लाउडलेस स्काई, सफिशेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। तो ये तो है ही है, क्योंकि आप टेम्परेचर कितना भी कम करके उसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के क्लोज ले आएँ तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप 100% कर लेंगे। मतलब आपने एयर की मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी को बहुत कम कर दिया, तो फिर एक पॉइंट पर जा करके तो वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के क्लोज आ ही जाएगी। अब मान लीजिए कि ह्यूमिडिटी RH इज इक्वल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जो कि मान लीजिए कि 1 है, जो मान लीजिए 2 है, और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मान लीजिए कि 10 है और इंटू 100 है। तो ये तो मॉइस्चर की मात्रा जितनी मौजूद है ये वो है। अब आप
कि कम करते जाइए टेम्परेचर तो ह्यूमिडिटी रिटेंशन कैपेसिटी कम होती जाएगी। तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अब RH 100 अचीव करने के लिए ये थोड़ी ना हो सकता है कि आप इसे 10 से 2 में ही ले आए और 2 से 2 1 आ जाए तो फिर ये 100 हो जाए। नहीं, क्योंकि हमें फॉग बनाना है, हमें कंडेंसेशन कराना है। तो कंडेंसेशन किस चीज़ का? RH 100 आना मैंने सैचुरेटेड एयर सैचुरेट करनी है ना। तो सैचुरेट किस चीज़ से होगी? वेपर से, मॉइस्चर से। कंडेंसेशन भी उसी का कराना है ना, उसे गैस से लिक्विड फॉर्म में लाना है ना। तो लेकिन जब मॉइस्चर की अमाउंट ही उतनी ही नहीं है कि आप कंडेंसेशन करा भी पाएँ, तो क्या ही फॉग बना लेंगे आप। तो इसलिए अच्छी मात्रा में मॉइस्चर का अवेलेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी कंडीशंस यूज़ होंगी अब जब हम पढ़ेंगे कि वाई अनयूजुअल फॉग इन नॉर्थ इंडिया। तो अच्छी मात्रा में नॉर्थ इंडिया या भारत या विश्व के किसी भी कोने में मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी भी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 97 से अबव और 100 के अराउंड आने के लिए सिर्फ ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को ही हमको सेटल नहीं करना, हमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के भी इंडिकेटर पे फोकस करना है, जो कि हवा में मॉइस्चर की मात्रा को बताता है बाय द वे ऑफ वॉल्यूम। ओके, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मॉइस्चर है ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बताता है, और ये काफ़ी हद तक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये असेंट एंड डिसेंट के कंसेप्ट से ज़्यादा जुड़ा होता है वॉल्यूम के बढ़ने और घटने से। मैंने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट आपको कराया है। अगला है वेरी वीक एयर मोशन। एयर मोशन बहुत वीक होना चाहिए, क्योंकि अर्थ के ऊपर ये जो हवा है, ये हवा सैचुरेट होनी चाहिए, तब जा कर के ये सुपर सैचुरेटेड स्टेट में आएगी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 से भी ऊपर जाएगी, तभी कंडेंसेशन होगा। 3 से 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलनी चाहिए, वेरी वीक एयर मोशन। लेकिन अब अगर मैं हवा बढ़ा दूँ, तेज कर दूँ विंड वेलोसिटी, तो फिर ये जो एयर है अर्थ के कूल सरफेस के कांटेक्ट में आई, इसको अभी कंडेंस होना ही था, ये सैचुरेट हुई इतने में इसको आगे धक्का दे के पीछे से न्यू पैकेट्स ऑफ एयर आ गए, वो अनसैचुरेटेड हैं, वो फिर से इस सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, और अल्टीमेटली इस सरफेस के कांटेक्ट में आके उनकी भी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा, वो अभी सैचुरेट होने ही होने वाले होंगे, पीछे वाले पैकेट्स आके इनको रिप्लेस कर देंगे। तो ओल्ड विंड को न्यू विंड रिप्लेस करती जाएगी अगर विंड वेलोसिटी या विंड मोशन ज़्यादा होगा। इसकी वजह से विंड का कॉलम टिक नहीं पाएगा, इसकी वजह से वो सैचुरेटेड देन सुपर सैचुरेटेड स्टेट में जा नहीं पाएगा, और इसकी वजह से वहाँ पर फिर कंडेंसेशन हो नहीं पाएगा, इसकी वजह से फॉग बन नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी देखें कि फॉग जिस रात में होती है उस रात में हवा नहीं चलती, हवा तेज़ नहीं होती, और हवा तेज़ चलने लगे तो आप देखें 2 मिनट में फॉग तितर बितर हो जाती है। तो फॉग तितर बितर हो जाती है अगर हवा तेज़ हो, और हवा नहीं है तो फॉग का कॉलम बन पाता है। सब काफ़ी स्टेगनेंट सा हो जाता है जब फॉग होता है। आप नोटिस करें, कई बार फॉग चल रही होती है, आपके शीशे पे आ करके गिरती है कि नहीं। वो आप देखेंगे, आप बाहर खड़े होंगे, आपकी शर्ट कमीज़ कुछ हिल नहीं रहा होगा, हवा नहीं चल रही होगी, फॉग गिर रही होगी। फॉग गिर रही है कि टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में इतने जुड़ चुके हैं कि अब इतना का वेट हो गया उनका कि वो गिर रहे हैं, वर्षा की तरह गिर रहे हैं, बट है अभी भी वो फॉग ही, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी डेंस है तो वो गिर रहे हैं। तो कहते हैं फॉग चल रही है, थोड़ा सा हवा का सपोर्ट भी मिलता है। तो उस फॉग में देखें आपके कपड़े भिगोने का दम होता है, वो आपके कपड़े भिगो देगी। दूसरी फॉग नॉर्मल इतना दम नहीं रखती। ओके, ग्राउंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर चाहिए, और अभी मैंने वही फिनोमेना कराया कि ग्राउंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है। यूजुअल सेंस में होता क्या है कि वार्म एयर बिलो होती है, कूल एयर अबव होती है। यूजुअल सेंस में ये होता है कि हम अर्थ से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर फॉल करता है ना, हमने यही पढ़ा। इसका मतलब फिर ये भी निकला कि एटमॉस्फेयर की हीट का सोर्स सन के कंपैरेटिवली अर्थ ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ से दूर जा रहे हैं ऊंचाइयों के ओर, तो जा तो आप सन के क्लोज रहे हैं पहाड़ों में, बट वहाँ पे तो ठंडा लग रहा है, अर्थ के क्लोज आ रहे हो तो लग रहा है गर्म। तो अर्थ के द्वारा दी जाने वाली हीट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ टेम्परेचर फॉर द एटमॉस्फेयर एज़ कम्पेयर टू द सन। एक ये भी कहानी है। तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए टेम्परेचर फॉल करता है एयर का, ये तो हुई नॉर्मल कंडीशन।
लेकिन अगर इसका इन्वर्जन हो जाए तो इन्वर्जन ही अभी मैंने पढ़ाया कि जो ग्राउंड सरफेस है वो ज़्यादा कूल हो गया एज़ कम्पेयर टू जो उसके अबव एयर है। तो जो लोअर लेवल पर एयर है जो ग्राउंड से कांटेक्ट में आ रही है वो ज़्यादा ठंडी है, और उस लेयर ऑफ एयर के अबव जो एयर कॉलम है वो रिलेटिवली वार्म है। तो ठंडी हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर। इट इज़ इन्वर्जन कि नॉर्मल सिनेरियो में गर्म हवा नीचे होती है, ठंडी हवा ऊपर होती है। आई बात समझ में? तो ये हो गया इन्वर्जन। तो ग्राउंड का इन्वर्जन सिनेरियो क्रिएट होना ज़रूरी है, तब फॉग होगी। अगर नहीं होगा तो फिर वही कहानी है कि वो पैकेट ऑफ एयर ऊपर जा कर के ठंडे होंगे, तो फिर या वो बादल बनेंगे या बर्फ़बारी होगी या वर्षा होगी या स्नो गिरेगी, हेल स्टॉर्म, जो मर्जी। लेकिन जब फॉग जमानी है तो इन्वर्जन कराना है, क्योंकि आपको कंडेंसेशन सरफेस पे ही देखनी है। तो उसके लिए आपने वो ऐसे अचीव कर ली कि ऊपर जाने तक वाली कहानियाँ ही नहीं हैं, उसका उल्टा रिवर्स हो गया कि जो ठंडी हवा है वो नीचे हो गई, गर्म हवा उसके ऊपर हो गई, और उस ठंडी हवा ने नीचे से गर्म हवा को इस तरह संपर्क दिया, और वो गर्म हवा जो वार्म एंड मॉइस्ट थी फॉग में परिवर्तित हो गई, कंडेंसेशन हो गया। आई बात समझ में? तो ग्राउंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर चाहिए, यही है कहानी। तो ये सारी कंडीशंस हैं, ज़्यादातर ये लार्ज सिटीज़ पे होती हैं। ये वाली रेडिएटिव फॉग लार्ज सिटीज़ पे देखने को मिलती है, कारण अच्छी खासी अमाउंट में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिल जाते हैं, डस्ट पार्टिकल और स्मोक पार्टिकल्स मिल जाते हैं। अगर कहीं फॉग के उन वाटर वेपर्स को कंडेंस होने के लिए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की फॉर्म में सल्फ़र डाइऑक्साइड मिल जाए तो फिर ये स्मॉग बन जाती है, यानी कि फॉग प्लस स्मोक, स्मॉग। ओके, तो ये कब हुआ? जब वाटर वेपर को कंडेंस होकर लिक्विड बनने के लिए जो प्लेटफॉर्म मिला वो सल्फ़र डाइऑक्साइड का मिल गया। कई बार नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड दोनों मिल जाते हैं यहाँ पर, तो वो क्रिएट हो जाता है स्मॉग। आई बात समझ में? ये फॉग सुबह होने पर ख़त्म हो जाएगी, कई बार लंबी भी चल जाती है सर्दियों में 11-12 बजे तक, बट सुबह होते ही छटनी शुरू करेगी। उसका कारण क्या है? अब जैसे ही सनराइज़ हो जाएगा, सन की तरफ से हीट आने लगेगी, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो सन से हीट रिसीव करके इवेपोरेट होने लग जाएंगी। जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं सन से हीट रिसीव करके इवेपोरेट होने लग जाएंगी। तो जब वो वापस से लिक्विड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो फिर वो तो कंडेंसेशन की बजाय इवेपोरेशन की तरफ प्रोसेस आ गया, तो फॉग छटने लगेगी। दूसरा फिनोमेना, सन से अर्थ सरफेस हीट रिसीव कर रहा है, इसकी वजह से अर्थ का सरफेस जो है वो वार्म होने लगेगा। इसकी वजह से अब वो अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक एयर की कंपैरेटिवली ज़्यादा कूल नहीं है। इसका मतलब अब अपनी सराउंडिंग एयर को भी वो वार्म करने लगेगा। तो कंडक्शन की प्रक्रिया के जरिए भी सरफेस अर्थ का अपने ऊपर लाए कर रही एयर को वार्म करेगा, जिसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स बने हुए हैं फॉग के वो वापस से गैशियस फॉर्म में आएंगे, वाटर वेपर की फॉर्म में, और इवेपोरेशन होगा। कंडेंसेशन का प्रोसेस चेन ब्रेक हो जाएगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस बिगन हो जाएगा और फॉग छट जाएगी। तो दिन चढ़ने पे इसलिए फॉग छट जाती है, दिन चढ़ने से जस्ट पहले बहुत डेंस होती है। आई बात समझ में? ये सारी कंडीशंस थी जो मैंने यहाँ लिख दी, और ये मैंने बता दिया कि लार्ज सिटीज़ पे क्यों हैं, क्योंकि व्हीकुलर एमिशंस हैं, इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, मूवमेंट हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क है एवरीवेयर, सो डस्ट पार्टिकल्स आर एम्पल। अनदर आस्पेक्ट इज smoke particles are ample, so hygroscopic nuclei are ample. This is the one reason. Second, radiation inversion occurs only on the ground surface. Naturally ground surface का तब से रोल समझा रहा हूँ, तो जो रेडिएशन इन्वर्जन है उसके लिए ग्राउंड चाहिए अपन को। ओशियनिक एरियाज़ में ये हो पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए कोस्टल एरिया में और ओशियंस में ज़्यादातर एडवेक्शनल फॉग होता है। लेकिन जो सिटीज़ हैं, जो प्लेन एरियाज़ हैं, जो कॉन्टिनेंटल एरियाज़ हैं, यानी कि जो समुंदर के प्रभाव से दूर हैं, जैसे पंजाब, दिल्ली, ये सारा, यहाँ रेडिएशन फॉग होता है। ये अर्थ से रेडिएशन की वजह से बनता है। एडवेक्शनल कम है, मतलब कि वार्म एयर, मॉइस्ट एयर एक तरफ से आई और कूल और ड्राई एक तरफ से आई, दोनों मिक्स हुई, फिर फॉग बना। ये समुद्र में और तटों पर, तटीय किनारे इलाकों पर। लेकिन जैसे दिल्ली जैसा शहर है, वहाँ पर रेडिएशन फॉग जैसी चीज़ें, पंजाब, हरियाणा, ये जो उत्तर भारत में आप देखते हो,
रेडिएशन फॉग एक फिनोमेना है। रेडिएशन फॉग समझ में आया? अब हम एडवेक्शनल फॉग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एडवेक्शनल फॉग में क्या है, जैसे उसमें हमने ये देखा था, रेडिएशन का मेन रोल था, अर्थ से रेडिएशन जा रहा था तो ग्राउंड सरफेस उसकी वजह से काफ़ी कूल हो गया था, और वहाँ पर जो एयर थी वो उस ग्राउंड के संपर्क में आई, वो कूल हो गई, इसकी वजह से फॉग बन गया, है ना। जो एयर है वो ग्राउंड से कांटेक्ट में आई और क्या हो गया, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी वो कम हो गई, ऐसा ही हुआ ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडवेक्शनल फॉग, एडवेक्शन वर्ड से समझ आ रहा है ना, एडवेक्शन माने मूवमेंट। एडवेक्शन का मतलब क्या होता है भाई कनो? अरे अभी तो बताया मैंने। एडवेक्शन का मतलब मूवमेंट, आ रहा है जा रहा है। तो ये तब होता है जब मिक्सिंग ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर एंड कोल्ड एयर हो जाता है। वार्म मॉइस्ट एयर और कोल्ड ड्राई एयर आपस में मिक्स हो जाते हैं, तब एडवेक्शनल बन जाता है। कंडीशंस क्या हैं इसकी? ये तो तय सी बात है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर तो होना ही पड़ेगा। अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर ही नहीं करेंगे सिमी, तो दो बातें नहीं हो पाएंगी, या तो वार्म और मॉइस्ट एयर बह करके कोल्ड एयर वाले एरिया में नहीं एंटर हो पाएगी, या कोल्ड और ड्राई एयर एंटर करके वार्म एयर में नहीं, वार्म एंड मॉइस्ट एरिया में नहीं आ पाएगी। सो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि वर्टिकल मूवमेंट की बजाय हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर चाहिए, तभी मिक्सिंग होगा ना भाई। अगर आप मुझसे मिक्सअप होना चाहते हो तो किसी को तो एक दूसरे के पास आना ही पड़ेगा, ये भी इसीलिए आती हैं एक दूसरे के पास। दूसरा, ग्रेटर कंट्रास्ट बिटवीन द एयर टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द ग्राउंड सरफेस। इनमें टेम्परेचर ऑफ द एयर और टेम्परेचर ऑफ द ग्राउंड सरफेस में कंट्रास्ट काफ़ी चाहिए। ग्राउंड सरफेस के टेम्परेचर में कंट्रास्ट इसलिए है कि अगर तो जो वहाँ पर वार्म एंड मॉइस्ट एयर है, उसकी वार्मथ का रीज़न वहाँ का ग्राउंड है, तो ग्राउंड गर्म होना चाहिए तभी वो एयर अच्छे से वार्म होगी, और वहाँ से गुजरने वाली कोल्ड ड्राई एयर फिर उसके साथ जब जुड़ेगी, जब दोनों में कंट्रास्ट अच्छा रहेगा तभी जा कर के एडवेक्शन भी अच्छा क्रिएट होगा, यानी कि कंट्रास्ट अच्छा होगा तभी मिक्सिंग ज़बरदस्त होगी। आई बात समझ में? अगर सिनेरियो ये हो जाए कि ग्राउंड उतना ज़्यादा वार्म नहीं था, ठीक ठाक सा ही था, तो उसके ऊपर प्लेस हुई एयर भी उतनी गर्म नहीं होगी, ठीक ठाक सी होगी, मॉडरेट सी, और उधर से आने वाली हवा भी ठीक ठाक सी कूल है, मॉडरेट सी। सो दो कूल एयर तो आपस में मिल करके एक दूसरे का कैरेक्टर चेंज नहीं कर पाएंगी ना, वो तो सिमिलर ही हो जाएंगी ना, है कि नहीं। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो वहाँ पर सरफेस है वो उस एयर को उतना कूल नहीं कर पाया। पहले सिनेरियो में हमने वार्म पढ़ा, अब ये कह रहे हैं कि वो उतना कूल नहीं कर पाया, ठीक ठाक सा ही जो कूल कर पाया, थोड़ी गर्म भी है थोड़ी ठंडी भी है, थोड़ी ठंडी है थोड़ी गर्म भी है। उधर से आने वाली भी एयर जो है उसका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वार्म या बहुत ज़्यादा कूल नहीं है, मॉडरेट है, तो दोनों आपस में टच होंगी तो क्या ही इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी एक दूसरे पे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में उस लेवल पे अंतर नहीं पड़ेगा। ये अंतर तब पड़ेगा कि जो इस सरफेस के ऊपर एयर है, ये अगर वार्म अच्छी खासी है और मॉइस्ट है, वार्म है अच्छी खासी, तो इधर से आने वाली कूल एयर जब इसके पास से गुजरेगी तब ये एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। आई बात समझ में? और कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी कि अगर दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी है तो ये कूल एयर इस वार्म एयर को कूल करेगी, तो ये कूल एयर इस वार्म एयर को कूल करेगी। ऐसे में उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी फॉल करेगी, ऐसे में उसकी ह्यूमिडिटी रिटेंशन कैपेसिटी घट जाएगी, ऐसे में उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से मैच हो जाएगी, ऐसे में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाएगा, ऐसे में ड्यू पॉइंट आ जाएगा क्योंकि एयर सेचुरेशन हो गई, और ऐसे में फिर ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 से भी ऊपर जा सकती है तो सुपर सेचुरेशन आ जाएगा और फॉग बनेगा, है ना। लेकिन ये एयर जितनी का वार्म एंड मॉइस्ट है, उधर से आने वाली एयर भी लगभग नॉर्मल सी ठंडी है, तो फिर वो इस वार्म एयर को कितना ही ठंडा कर पाएगी, इनफैक्ट ये खुद गर्म हो जाएगी इसका टेम्परेचर लेके। समझ आई बात?
गाल से ही अंदर घुसा रहे हो हाथों से, ये खुद वार्म हो जाएगी उसका टेम्परेचर लेकर के। ये वो नया ही देगा, ये तो एक्सरसाइज से होगा ना। दूसरा तरीका क्या है कि अगर यहाँ पर जो एयर है वो कूल है, वो बहुत अच्छी कूल है, और उधर से आने वाली विंड जो है वो वार्म है, तो वो वार्म विंड जब इस कूल कॉलम के कांटेक्ट में आ गई, तभी तो फिर ये जो वार्म विंड है इसका टेम्परेचर डाउन आएगा ना। ह्यूमिडिटी रिटेंशन कैपेसिटी घटेगी ना, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घटेगी और फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मैच कर जाएगी। लेकिन इधर से वार्म एयर का पैकेट आ रहा है और जो सरफेस के ऊपर एयर है वो भी नॉर्मल सी कूल है, तो ये कूल एयर इस आने वाली वार्म को कूल क्या करेगी, ये कूल एयर तो खुद ही वार्म हो जाएगी उसकी अल्टीमेट वार्मथ से, समझ आई। तो दोनों एयर में टेम्परेचर का कंट्रास्ट अच्छा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तभी जा कर के वो ज़िंदगी की कहानी बनेगी, जिससे धुंध के बादल जमेंगे। जिस दिन छट जाएंगे उस दिन सब साफ हो जाएगा। बताओ अब ये लाइन कोई किधर ही जोड़ ले जोड़ना ही है, छोड़ ही देंगे हम ये सब बोलना। तो मॉइस्ट एयर, सॉरी, ग्रेटर कंट्रास्ट बिटवीन एयर टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस। समझ आ गया भाई, क्लियर है कहानी, और कोई डाउट तो नहीं ना। अगला, मॉइस्ट एयर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एयर। ये तो पता ही, हवा मॉइस्ट होगी तभी तो बात बनेगी ना। स्टेबल स्ट्रेटिफिकेशन इन द एटमॉस्फेयर। ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये स्टेबल भी रहनी चाहिए ना, ऐसा भी नहीं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होनी चाहिए, बट देयर मस्ट बी स्टेबल स्ट्रेटिफिकेशन। डिफरेंट टेम्परेचर की एयर्स का जो स्ट्रेटा बना है ये लगभग स्टेबल रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं है हवा इतनी तेज़ी बह रही है आंधी के समान, या इतनी तेज आ रही है, थोड़ी देरी कोल्ड हवा के कांटेक्ट में आ रही फिर आगे बह जा रही है, आ रही है थोड़ी देरी कोल्ड हवा के कांटेक्ट में आ रही फिर आगे बह जा रही है, तो फिर वो उसको इतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि वो इतनी को कूल हो कि ह्यूमिडिटी रिटेंशन कैपेसिटी फॉल करके एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बराबर आए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो। इसलिए ये जो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द एयर हो रखा है वार्म कूल वाला, ये मस्ट बी स्टेबल, तो स्टेबल चाहिए। yes we need horizontal movement, wind is always in movement, yes we need that movement, but ultimately we don't need that much velocity, we need stability, okay, so that इतना को कूल हो जाए वो वार्म एयर कि उसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो गिर जाए और फिर वो स्टेबिलिटी सेचुरेट हो जाए उस जगह पे, और फिर वो एक फॉग बना दे। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं तो सर्दियों के दिनों में एडवेक्शनल फॉग लैंड पे बनता है। सर्दियों के दिनों में एडवेक्शनल फॉग लैंड पे बनता है। उसका कारण यह है कि जो समुद्र और लैंड, वाटर एंड लैंड की बात करें, ये वाटर है ये लैंड है, क्या कहते हैं नेहा, इन दोनों में एक खासियत होती है नेहा, लैंड गर्म भी तेज़ी से होता है, ठंडा भी तेज़ी से होता है। वाटर गर्म भी देर से होता है, ठंडा भी देर से होता है। ठीक है जी। तो इसमें अब ये होगा कि मान लीजिए कि सर्दियाँ के दिन हैं तो वाटर और लैंड में से ज़्यादा ठंडा कौन होगा, लैंड। तो लैंड है जो कूल सरफेस का काम करेगा, उसके ऊपर से उस गुजरने वाली हवाएं रिलेटिवली वार्म ही होंगी, तो फिर लैंड उन हवाओं के कांटेक्ट में आके उन्हें फॉग में कन्वर्ट कर देगा। या जो वो हवाएं आ रही हैं उस लैंड के ऊपर, तो उस लैंड के साथ कनेक्टेड जो हवाएं हैं वो कूल होंगी, तो ऊपर से गुजरने वाली वार्म एयर जो है वो फॉग बन जाएगी। ठीक है, लेकिन समर में तो ये चेंज होना है, क्योंकि मैंने बताया लैंड गर्म भी ज़्यादा तेज़ी से होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो इसलिए शाम को देखें, सॉरी दोपहर को देखें या कभी भी ज़मीन तप रही होती बट पानी फिर ठंडा होता है। अब आप देख लें कि वही रिलीजियस प्लेस है, वहीं पर वो सरोवर है, लेकिन ध्यान से देखें कि आसपास का पूरा मार्बल तपा हुआ है बट पानी अभी भी शीतल है, ठंडा है, क्योंकि वो गर्म भी देर से ही होता है और वो ठंडा भी देर से होता है। लैंड तेज़ी से गर्म होता है, तेज़ी से ठंडा भी होता है। तो अब ऐसे में समर सीजन में लैंड के कंपैरेटिवली ज़्यादा कूल कौन सा सरफेस होगा, वाटर ना। लैंड के कंपैरेटिवली वाटर का सरफेस कूल है ना, तो फिर वहाँ से गुजरने वाली वार्म हवाओं को वाटर सरफेस के कांटेक्ट में आने वाली कूल्ड हवाएं क्या कर देंगी, फॉग बना देंगी। तो समर सीज़न में ओशियंस पर ज़्यादातर एडवेक्शनल फॉग बनता है और विंटर सीज़न में ज़्यादातर लैंड पे एडवेक्शनल फॉग बनता है। मोस्टली ये कोस्टल एरिया में होता है जहाँ पर रिवर्सल ऑफ विंड होता है,
दिन से रात के बीच में ही हो जाता है। दिन के समय में हवाएं समुद्र से ज़मीन की ओर चलती हैं, इन्हें ऑन शोर विंड्स कहते हैं। और रात के समय में हवाएं लैंड से ओशियन की ओर चलती हैं, इसे ऑफ शोर विंड्स कहते हैं। तो इसकी वजह से डे नाइट में ही डायरनल शिफ्टिंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एयर विंड हो जाता है। और बाकी लॉन्ग टर्म में भी देखें तो लॉन्ग डिस्टेंस तय करने वाली हवाएं भी समुद्र से ज़मीन, ज़मीन से समुद्र की ओर चलती रहती हैं। तो ये ज़्यादा प्रभाव कोस्टल एरिया पे करता है। रेडिएशन फॉग मैंने बताया डीप कॉन्टिनेंटल एरिया में, लैंड एरिया में। और इसमें अब एक महत्वपूर्ण चीज़ ये आ जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि ये समुद्र ज़मीन का कंसेप्ट हो ही हो। ये वहाँ भी हो जाता है जहाँ पर गर्म और ठंडा पानी मिलते हैं। हमें तो दो कंट्रास्टिंग टेम्परेचर वाली एयर को मिलाना है ना। तो ठंडे पानी के साथ जुड़ी हुई हवाएं ठंडी होंगी, गर्म पानी के एम्बियंस में जो हवाएं होंगी वो गर्म होंगी। तो दोनों पानी जब आपस में इतने कंट्रास्टिंग टेम्परेचर वाले मिलेंगे तो उसकी वजह से उतनी कंट्रास्टिंग एयर मिक्सिंग भी होगी। तो वहाँ पर भी बड़ी डेंस फॉग बनती है। जैसे अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो उसके इस रीजन में ईस्टर्न कोस्ट पे नीचे से जाने वाली गल्फ स्ट्रीम, जिसे वार्म वाटर स्ट्रीम कहते हैं, और ऊपर से आने वाले लेब्राडोर वाटर करंट जो कि ठंडा करंट है, दोनों जहाँ पर टकराते हैं वहाँ पर बहुत डेंस फॉग बनती है। इसी तरह से अगर आप जापान की बात करें तो जापान के ईस्टर्न कोस्ट पे भी कोल्ड कुरेले करंट और वार्म क्रोशियो करंट, इनके बीच में आपस में टकराव होने से फॉग बनता है। तो जहाँ जहाँ पर भी ओशियंस में ठंडे गर्म पानी, वार्म एंड कोल्ड वाटर स्ट्रीम्स टकराती हैं, वाटर करंट्स, वहाँ पे फिर फॉग का जन्म होता है। कौन सी? एडवेक्शनल। वो एडवेक्शनल हुई ना, वो रेडिएशन तो नहीं हुई ना। अब मुख्यतः दो तरह की हमने फॉग समझ ली, रेडिएशन और एडवेक्शनल फॉग। और इसमें बार बार जिक्र इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का आया, वो बहुत फोकस्ड एरिया था इस टॉपिक का। एक बार उसको समझ लेते हैं। रोको, चलिए। देखिए, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में ये तो हम जानते ही हैं कि हर 1000 मीटर जाने पर जब आप अर्थ की बात करते हैं तो आपको पता है कि अर्थ को एक एटमॉस्फेरिक एनवेलप ने कवर कर रखा है। जो एटमॉस्फेरिक एनवेलप अर्थ के साथ बाउंड है ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ। तो जिस तरह से अर्थ बल्ज करती है वह एटमॉस्फेरिक एनवेलप भी बल्ज करता है। जिस तरह से अर्थ थोड़ी सी टेपर है पोलर रीजन से, वो एटमॉस्फेरिक एनवेलप भी उसी तरह से टेपर है पोलर रीजन से, क्योंकि ग्रेविटेशन पुल ने बाउंड किया हुआ है एटमॉस्फेयर को अर्थ के साथ। इसी वजह से आप कहते हैं लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड मने लिथोस्फेयर, वाटर मने हाइड्रोस्फेयर, एयर मने एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ये तीन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं। ये तीनों का वो हिस्सा जो आपस में मिले, तीनों आपस में मिलेंगे तो जीवन संभव होगा, वरना जीवन तो संभव ही नहीं है। तो तीनों स्फेयर का वो हिस्सा जहाँ ये आपस में मिलते हैं और जिस रेंज तक जीवन संभव है वो बायोस्फेयर होता है। ओके, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर आपस में मिलते हैं, कन्वर्ज करते हैं, और उनका वो रीजन जहाँ तक जीवन संभव है वो बायोस्फेयर है। क्योंकि बायो माने जीवन, जीवन इसी से आता है, इनके मेल से, संयोग से आता है। जीवन योग से आता है, संयोग से आता है। इसलिए पंडित कहते हैं कि संयोग ऊपर ही बने होते हैं। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर का जहाँ संयोग होता है वहाँ से जीवन आता है, बायो। सोचिए संयोग कितनी बड़ी चीज़ है। अब हम पढ़ तो ज्योग्राफी रहे हैं लेकिन दर्शन शास्त्र भी इसी से आ रहा है। तो उसके बारे में बताया गया है कि होता ये है कि जो अर्थ की अलग अलग लेयरिंग है ना नेहा, ये लेयर ऐसे हैं कि ये अर्थ का अराउंड ये जो एयर का, एटमॉस्फेयर का पैकेट है, ये भी लेयर्स में है। एक लेयर है इसकी ट्रोपोस्फेयर, एक लेयर है इसकी स्ट्रेटोस्फेयर, एक लेयर है इसकी मीजोस्फेयर, एक लेयर है इसकी थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इस तरह से लेयर्स हैं। ये जो ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी एटमॉस्फेयर में टर्बुलेंसेस हैं, अब बरसात, बर्फ़, ये सब कुछ इस लेयर से मोस्टली जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो इसकी जो हाइट है ना अर्थ सरफेस से वो बदलती है। पोल के अराउंड ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर है,
और इक्वेटर के अराउंड, क्योंकि इक्वेटर बल्ज करती है तो वो स्फेयर भी बल्ज करता है, 14 से 16 किलोमीटर है। तो वो कह रहे हैं कि जब आप अर्थ से ऊपर की ओर उठते हैं तो हर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल कर जाता है। एवरी 1000 मीटर अपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना गरमबीर गिर जाता है बेटा। तो इसका मतलब है कि 2000 मीटर ऊपर गए तो फिर उतना ही टेम्परेचर गिर गया, ठीक है, 13 डिग्री गिर गया ना, 6.5 इस हिसाब से टेम्परेचर गिरता चला जाता है। कहाँ तो कितनी ऊपर चले जाते हैं, हिमालय में तो माइनस में नहीं आ जाता टेम्परेचर, -30 -40 डिग्री, कुछ ज़्यादा ही ऊपर जाके बैठ जाते हैं ना, वो भी ठीक नहीं है। तो इस तरह टेम्परेचर गिरता है। अब इसका मतलब ये हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ नेहा, कि जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो नीचे वार्म एयर है और ऊपर क्या है सुखनेदान, हाय कोल्ड बेटा, कोल्ड एयर। नीचे वार्म एयर है और नीचे हॉट एयर है, नहीं कोल्ड एयर है। तो वार्म से वार्म से कोल्ड की तरफ जा रहे हैं अपन। तो नवनीत इसका मतलब ये हुआ कि एयर कॉलम कुछ इस तरह से है, नीचे से ऊपर की जाओ तो तापमान घटता है। मतलब इस लेयर में आने वाली एयर के कंपैरेटिवली इस लेयर की एयर का टेम्परेचर कम होगा, फिर इस लेयर वाली एयर के कंपैरेटिवली इस लेयर की एयर का टेम्परेचर कम होगा। ये मैं ट्रोपोस्फेयर तक का बता रहा हूँ, उसके आगे की कहानी बात की, इतना समझ आया। तो हर बिलो आती हुई लेयर के एयर पैकेट के कंपैरेटिवली, एयर लेयर के कंपैरेटिवली उसके अबव की जो एयर लेयर है उसका टेम्परेचर कम है। हर बिलो वाली एयर लेयर के कंपैरेटिवली अबव वाला क्या है, कम है। ये तो हो गया नॉर्मल लैप्स रेट। लैप्स माने गिरना किसी चीज़ का, आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होती, पॉलिसी गिर गई, लैप्स हो गई। तो लैप्स रेट, रेट माने एक दर है ना, दर का मतलब यहाँ पर यही है ना कि भाई इतनी से इतनी ऊंचाई तक इतने समय के तहत ये इतना कम हो जाएगा। तो नॉर्मल लैप्स रेट की 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। सोचो इसका उल्टा हो जाए, किसी तरह से इसका उल्टा हो जाए कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जो बिलो लेयर है वो ज़्यादा कूल है और जो उसके अबव लेयर है वो वार्म है। तो ये अब नॉर्मल लैप्स रेट हुआ, ये तो नेगेटिव लैप्स रेट हो गया ना, लैप्स रेट का नेगेटिव हो गया ना, ये उल्टा हो गया ना, कि बिलो लेयर जो है वो कूल हो गई और उसके अबव वाली, मतलब ये लेयर कूल हो गई, ये लेयर वार्म हो गई, और फिर इसके कंपैरेटिवली देखें तो ये कूल है, ये ज़्यादा वार्म है। तो ये लैप्स रेट का तो उल्टा ही हुआ ना भाई, नेगेटिव हुआ, इसे नेगेटिव लैप्स रेट कहते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर की नॉर्मल परिस्थितियाँ थी उसका इन्वर्जन हो गया, उल्टा हो गया। इन्वर्जन शब्द तो इंग्लिश का जानते ही, उल्टा हो जाना। इन्वर्टर लगाते हो ना घर में, इन्वर्टर क्या कर देता है, इन्वर्टर वो उल्टा कर देता है ना, क्या, AC DC बस वो बाद में पढ़ना घर जाके क्या कर देता है, तो इन्वर्जन हो जाता है। अब ऐसे में इसी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है करमबीर, जब बेटा कूल लेयर बिलो है और सिमरन वार्म लेयर मेरी जेब में है इतना क्यों सोच रहे हो, मैं जेब में भी हवा रखता हूँ। तो कूल लेयर जो है वो बिलो है, वार्म लेयर उसके अबव है, ओके ठीक है, AC में तो नहीं है कोई लेयर। तो इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ऐसा हो जाता है नेहा, पता कहाँ होता है, ऐसा होता है नेहा हायर लैटिट्यूड्स पे जब जाते हैं ना बेटा, आल्टीट्यूड नहीं लैटिट्यूड। आल्टीट्यूड जानती हो क्या है, गाड़ी ली और निकल गई अपने हस्बैंड के साथ, अब कहाँ, एकदम कुल्लू मनाली, वो तो आल्टीट्यूड चढ़ रही है ऊपर ही ऊपर, ठीक है। लैटिट्यूड क्या है कि गाड़ी ली निकल गई यहाँ से सीधा ऊपर जम्मू कश्मीर, ऊपर अफ़गानिस्तान तजाकिस्तान होते हुए सीधा पहुँच गई रशिया, वो लैटिट्यूड वाइज ऊपर चढ़ गई हो जाके। तो जैसे ये जो अर्थ है ना, एक तो ये इसकी इक्वेटर है और ये इसके लैटिट्यूड्स हैं, ऐसी होती है ना अर्थ। तो यहीं पर कहीं अगर एक बड़ी सी पहाड़ी चढ़ गई ऊपर तो ये तो अल्टीट्यूड चढ़ा है, मतलब मैं यहाँ अर्थ पे खड़ा हूँ, मैं कहीं ऊपर चढ़ रहा हूँ सीढ़ियों से, वो तो अल्टीट्यूड है। पर जब मैं यहाँ से उत्तर दिशा में जाना शुरू करूँगा ना ऐसे ऐसे, तो लैटिट्यूड बढ़ रहा हूँ। तो जो इक्वेटर के ऊपर वाले हायर लैटिट्यूड इधर को, इक्वेटर के इधर वाले भी हायर लैटिट्यूड, क्योंकि अर्थ तो ऐसे ही है ना, इधर भी हायर इधर भी हायर। तो हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएं जब, बर्फीली धरती आ जाती है, बर्फीले ज़माने, और बर्फीले ज़माने जहाँ पर हैं जहाँ पे बर्फ़ जमती है
वहाँ पर इन्वर्जन होता ही रहता है। जानते हो क्यों? एक कंसेप्ट होता है अल्बीडो। अल्बीडो कितना अच्छा नाम है ना, फ़नी। ऐसा लगता है जैसे किसी मोहल्ले में किसी का नाम डाला हो, लेकिन सारी कहानी इसी पे खड़ी है, अल्बीडो। कुछ नहीं होता, ये बड़ा आसान है। पता क्या है ये? सन ने अपनी रेडिएशन दी। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सारी बॉडीज़ ऐसी हों जो रेडिएशन का एब्जॉर्ब कर लें। हर कोई अच्छा कंडक्टर नहीं होता, अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ लोग चीज़ें रिसीव नहीं करते, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। इनमें से बर्फ़ का एल्बिडो मैक्सिमम है 98%। बर्फ़ का एल्बिडो क्या है? 98%। मतलब अगर ये जो अर्थ है ना, अर्थ का ये रीजन एकदम बेरन है, तो ये तो अर्थ सन से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, इसे नीचे की ओर कंडक्ट कर देगी। लेकिन यहाँ पे सोचो, ग्लेशियर है, बर्फ़ है, यहाँ पे पड़ने वाली सनलाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। 100% आई, 98% रिफ्लेक्ट बैक कर गई। मतलब एल्बिडो बड़ा हाई है। एल्बिडो बड़ा हाई है। एल्बिडो मतलब कि कोई सरफेस कितनी सनलाइट रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, वो उसका एल्बिडो है। ठीक है, एल्बिडो क्लियर? बर्फ़ का एल्बिडो बहुत होता है। तो जब कुल्लू से आगे मनाली, मनाली से आगे कौन, सोलांग है क्या है, सोलांग, उसके बाद अटल टनल, और जब हेमकुंड साहिब जाते हो, आंखों पे चश्मे लगाने पड़ते हैं ना, क्योंकि बेटा ये जो सन से आई है ना बर्फ़ की तरफ लाइट है, यहाँ पर मुंह निकाल के खड़े हो, आंखें बड़ी बड़ी बाहर, ये लाइट कहीं आंखों में घुस गई ना, क्या क्या बाहर निकाल देगी पता नहीं लगेगा। ठीक है, फिर बाद में डॉक्टर के पास जाके पूछेंगे, डॉक्टर साहब ये कुछ आंखों में गया है, बस ज़िंदगी नहीं नजर आई उसके बाद। इसलिए वो बड़े बड़े फौजी भी चश्मे लगाते हैं ना, बड़े बड़े चश्मे फौजी लगाते हैं, बहुत ज़रूरी, क्योंकि अल्बिडो बड़ा घातक है। अच्छा, ये फेनोमेना कभी नोटिस किया होगा, श्री दरबार साहिब गए हो गर्मियों में, दोपहर को, शिखर दोपहर को, मार्बल का भी अल्बिडो अच्छा होता है। तो जब सनलाइट मार्बल पे पड़ती है ना, रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है, आंखें कभी नहीं खुल पाएंगी फ़ोटो खिंचाने के लिए। जितना मर्जी प्रतापी हो, आंखें खोल के देख लेना, खुल पाई तो, इतना चश्मे लगा के भी नहीं खुलती, क्योंकि आंखों में अल्बिडो घुस रहा होता है। ऐसा ही बर्फीला अल्बिडो होता है। ये इस आदमी की आंखें देखो कितनी बाहर है, चढ़ चढ़ के चढ़ाई, एक टांग भी छोटी हो गई। तो कुल मिलाकर के बर्फ़ से अल्बिडो जो है वापस जाना, तो बर्फीली क्षेत्रों में सन से जितनी रेडिएशन आती है ना, नेहा वापस भी चली जाती है, तो फिर वो तो ठंडा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठंडा। अब जब सरफेस इतना ठंडा है तो उसके कांटेक्ट में आने वाली हवा बड़ी ठंडी होगी, तो उसके ऊपर की हवा जो है वो वार्म हो जाएगी इसके कंपैरेटिवली। सरफेस के कंपैरेटिवली ऊपर की हवा जो है वो वार्म हो जाएगी। सरफेस वाली हवा बड़ी ठंडी हो गई क्योंकि वो ग्राउंड से कांटेक्ट में आ रही है, और ग्राउंड में बिछी हुई है बर्फ़, और बर्फ़ है अल्बिडो, वो वापस बहुत ज़बरदस्त कर रही है वो। तो बर्फीली इलाकों में तो एल्बिडो होता ही रहता है, मतलब कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर चलता ही रहता है। लेकिन जो लो लैटिट्यूड है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन के आसपास के क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं इनको, या सब ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पर ये फिनोमेना अचीव होता है विंटर में, सर्दियों में। क्यों होता है समझते हैं, अभी बता के बैठा था। तो सबसे पहले तो इसको लॉन्ग विंटर नाइट चाहिए, लंबी सर्द रातें, इसलिए तो फिर सब ट्रॉपिक और ट्रॉपिकल रीजन में ये विंटर में होता है। पंजाब क्यों होता है? लंबी सर्द रातों का मतलब क्या होगा कि सन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, शॉर्ट डे हो जाएंगे, लॉन्ग नाइट हो जाएंगी। सन से आने वाली रेडिएशन अर्थ की तरफ कम हो जाएगी, अर्थ से रेडिएट होने वाली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज़्यादा हो जाएंगी, तो प्रोलॉन्ग रेडिएशन अर्थ से हो जाएगी। इसकी वजह से अर्थ ठंडी बहुत हो जाएगी, इसलिए अर्थ का सरफेस ठंडा हो जाएगा, उसके संपर्क में आने वाली हवा ठंडी हो जाएगी, उसके ऊपर वाली हवा गर्म रहेगी। अर्थ के संपर्क में जो हवा आई है वो ठंडी, और उसके ऊपर जो लेयर ऑफ एयर है वो रिलेटिवली वार्म, तो हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नीचे से ऊपर की ओर जाओगे, ठंडी से गर्म की ओर जाओगे, ना कि गर्म से ठंडी की ओर। तो लॉन्ग विंटर नाइट्स बहुत ज़रूरी है, लंबी लंबी काली सर्द रातें। इसलिए तो दिसंबर के शुरुआतों में ही धुंधें नहीं पड़ती पंजाब में। नोटिस करना, जनवरी की 22-23 से लेके फरवरी के 12 तारीख तक दीवानापन होता है बड़ा, क्योंकि दिसंबर से लेके वो जो जनवरी की 20 तक वो जो रातें लंबी होती हैं और वो जो ज़मीन ठंडी होती है ना, वो फिर माहौल बनाती है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वाला, फिर गेम बनती है असली। अच्छा, कई बार ये देखा, किसी किसी रोड पे जा रहे हैं, थोड़ा सा डाउन रोड आती है, वहाँ पे फॉग होती है, ना आगे होती ना पीछे होती, वहाँ इन्वर्जन ज़्यादा बन रहा है ना। वो अभी आज सब्जेक्ट मैटर नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, उसे वैली इन्वर्जन कहते हैं। आई बस समझ में। अगला, क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई होना चाहिए, बादल नहीं हो, साफ स्काई हो,
क्योंकि अर्थ से जो रेडिएशन जा रही है क्लाउड उसे एब्जॉर्ब ना करें, और क्लाउड अगर उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, यहाँ पर क्लाउड होंगे, अर्थ से जाने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो फिर एब्जॉर्ब करके क्लाउड के कांटेक्ट में जो जो हवाएं आ रही हैं क्लाउड उन्हें वार्म कर देंगे, है कि नहीं, और क्लाउड उसको री-रेडिएट कर देंगे अर्थ की तरफ। तो अर्थ का सरफेस भी उतना कूल नहीं हो पाएगा जितना रिलेटिवली होना था, क्योंकि हीट को स्पेस में एस्केप नहीं होने देंगे, मैंने अभी समझाया। प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर होना चाहिए नियर द ग्राउंड सर्फेस, ये बहुत ज़रूरी है। तब से बोल रहा हूँ कूल एंड ड्राई, क्योंकि अर्थ के सरफेस के पास अगर ड्राई एयर नहीं होगी तो क्या होगा, अगर एयर में मॉइस्चर होगा ना, तो मॉइस्चर की फिर वही वाटर वेपर, तो उस मैंने बताया था वो ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर अपने आप में क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। तो फिर अर्थ से जब रेडिएशन जा रही होगी ना, तो वो एयर अगर मॉइस्ट है तो वो वेपर उस हीट को ट्रैप कर लेंगे, तो स्पेस में एस्केप ही नहीं होने देंगे। इसके लिए हवा कौन सी चाहिए यहाँ पर अर्थ के पास, ड्राई एयर होगी तो मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा, इसकी वजह से वो फिर उस रेडिएटिंग हीट को एस्केप करने देंगे स्पेस में, ट्रैप नहीं करेंगे वेपर की तरह। तो एयर मस्ट बी ड्राई इमीडिएटली अबव द सरफेस। ओके, तो कूल एंड ड्राई एयर तब से कह रहा हूँ मैं, वो इसलिए इस ऑप्शन में कहीं कच्चा ना खा जाना ना, फिर वो पेपर में डाल दें कि मॉइस्ट एयर हो, आप लिख दें हाँ ये ऑप्शन सी करेक्ट, वो फंस जाओगे। लॉजिक लड़ा लेना, ड्राई एयर चाहिए। अपन सरफेस के पास ही ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करके रख देंगे तो हीट एस्केप किधर से होगी, इसी वजह से तो रो रहे हैं अपन। स्लो मूवमेंट ऑफ एयर का मूवमेंट ऑब्वियसली स्लो चाहिए अपन को, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी स्लो चाहिए, वर्टिकल मूवमेंट भी स्लो चाहिए। तो क्योंकि अगर अपन एयर मूवमेंट स्लो नहीं करेंगे, अगर मूवमेंट फास्ट हो जाएगी तो एडवेक्शन हो जाएगा। अपन को एडवेक्शन नहीं कराना, अपन को रेडिएशन कराना है, क्योंकि अपन जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं वो ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। और ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को रेडिएशन इन्वर्जन भी कहते हैं। ये रेडिएशन के इफेक्ट से जन्म ले रहा है, ये एडवेक्शन वाला नहीं है। तो ये नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है, ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसकी वजह से कॉलम ऑफ एयर स्टेबल चाहिए, ना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए ना वर्टिकल। यही कारण हो पाएगा कि कॉलम ऑफ एयर अगर स्टेबल होगा तो वो कूल ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में आके अच्छा सामान लेकर के कूल हो जाएगा इनफ, और उस कूल एयर के कॉन्टैक्ट में जब वार्म एयर आएगी तो वो फिर ठीक ठाक सामान लेकर के कूल हो करके कंडेंस होकर के फॉग दे देगी। तो एयर कॉलम अपन को क्या चाहिए, स्टेबल, ना तो वर्टिकल मूवमेंट उस लेवल पे चाहिए ना हॉरिजॉन्टल, स्टेबिलिटी चाहिए, ताकि टाइम अच्छा मिल जाए दोनों को अपना टेम्परेचर वेरी करने के लिए। पहले सरफेस के क्लोज में कॉन्टैक्ट में आने वाली हवा अच्छे से ठंडी हो जाए, और फिर उस ठंडी हवा के कॉन्टैक्ट में आने वाली वार्म एयर भी थोड़ी ठंडी हो जाए, ताकि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाए और वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बराबर आ जाए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाए, फॉग आ जाए। ओके, और फॉग अगर आ जाती है तो मैंने क्या बताया, फॉग अगर हो जाएगी तो स्टेबिलिटी हो जाएगी, फॉग इज स्टेबल, है ना, क्योंकि कंडेंसेशन अगर वहीं पे ही हो गया एयर का, फॉग वहीं पे अचीव कर ली, तो फिर अब वो वर्टिकल मूवमेंट क्या करेगी, वेयर विल बी द वर्टिकल मूवमेंट, फॉग कंडेंस्ड वर्जन तो अचीव हो गया वहीं पर। आई बात समझ में। सो फॉग इज इक्वल टू द स्टेबल एटमॉस्फेयर, स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉग। धुंध पड़ रही है तो अंदाजा बता देना किसी को कि मींह नहीं पड़ा, धुंध देख के कह देना बारिश नहीं होगी, क्योंकि फॉग है, माने स्टेबल, क्योंकि जो बारिश होनी थी, जो वेपर ऊपर जाना था, वो तो वहीं पे फॉग बनी जा रहा है, तो स्टेबिलिटी हो गई अब तो। ओके, स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस अभी समझा गया था कि स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस होना चाहिए, तो वहाँ पर तो ये 12 महीने चलता है। इक्वेटोरियल रीजन में ज़रूरी नहीं है कि स्नो कवर्ड ही ग्राउंड सरफेस हो, जो लंबी सर्द रातें हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बन जाता है। इसे कहते हैं नॉक्टर्नल कूलिंग ऑफ द ग्राउंड। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि अगर लॉन्ग टर्म कूलिंग हो रही है और अच्छी खासी हो रही है, तो वो ग्राउंड अपने आप में फिर इतना कूल है कि वो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को जन्म दे सकता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सारे फिनोमेना, टर्मिनोलॉजी, कंसेप्ट्स, ऑल एवरीथिंग सब डन है। अब फाइनली हमको अपने इस सीरीज़ के अंतिम लेक्चर में फॉग में ये बताना है कि प्रेजेंटली जिस न्यूज़ को अपन अप्रोच कर रहे थे, वाई अनयूजुअल फॉग इन नॉर्थ इंडिया, उसको एड्रेस करना है अगले लेक्चर में। उस तक आने के लिए सारे इंग्रेडिएंट, सारे एलिमेंट्स, सारे वर्ड, वोकैबुलरी, फिनोमेना, कंसेप्ट मैंने समझा दिए। ये अपने आप में यूपीएससी का सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा था। थैंक यू सो मच।